बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, आज कागज़ात नामज़दगी जमा हो गए हैं। आज आखिरी तारीख थी, 2 दिन की तौसीक की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब इस सियासी मंजरनामे में हमें कौन कौन से चेहरे नज़र आएंगे, इसका फ़ैसला हो रहा है। और जो लोग इस मुकाबले में आने वाले हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी आमादगी कागज़ात नामज़दगी जमा करा के शो करा दी है। पाकिस्तान की सियासत में विफाक की सतह पर अगर देखा जाए तो पंजाब को बहुत अहमियत हासिल है कि पंजाब जिसका होगा उसी का विफाक होगा। और पंजाब में इस वक्त देखा जाए तो 2 ऐसी पार्टीज़ हैं जो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही हैं, जिसमें एक PMLN है, दूसरी IPP है। जबकि पीपल्स पार्टी भी विफाक में हुकूमत बनाने की दावेदार है, लेकिन हमें उस हद तक मुतहरिक नज़र नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह है और पंजाब का सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में हमें क्या दिखाएगा, इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है शहजाद सईद चीमा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, और नज़ीर लगारी साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नज़ीर लगारी साहब, आपकी जानिब आता हूँ। ये फरमाइएगा, पंजाब को अहमियत हासिल है पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर और फिर हुकूमत साजी के हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि क्या अब जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उस तरह मुतहर्रिक नहीं है तो इसका बेनिफिट कौन सी जमात लेगी और कौन सी जमात ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रही है? अच्छा, ये मुतहरिक नहीं है या मुतहरिक नहीं होने दी जा रही है या कोई और मसला है या खुद अपने आप को इस जगह पर ले गई है, ये एक अलग बहस है जो हमेशा होती रहेगी। और हमें अफसोस है कि जिस तरह के पौधे काश्त किए गए थे पाकिस्तान की मुक़्तदरा की तरफ से पाकिस्तान की सियासत के अंदर, वो अब गुल खिलाने लगे हैं और वो खुद कांटे बनकर वो फूल जो है वो उनके अपने ही दामन को तार तार करने में लगे हुए हैं। तो ये अमल नहीं होना चाहिए था, ये सूरत हाल भी पैदा नहीं होनी चाहिए थी। पंजाब का ये इस बार ऐसा होगा कि कोई भी पंजाब के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है तय हो गया था जनरल ज़िया के दौर में ही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी पंजाब नहीं दिया जाएगा। तो इस बात पर वो हमेशा से कायम रहे हैं और इस पीपल्स पार्टी के पास हालांकि 88 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी में और दीगर तमाम जमातों में इतना बड़ा फर्क था, और हालांकि इत्तेहाद बनाया गया, क्या कुछ किया गया, लेकिन इतना बड़ा फर्क था कौमी असम्बली के इंतखाबात में कि उसकी वजह से पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका मिला। हालांकि वो भी बहुत बड़ी धांधली हुई थी 88 के इलेक्शन में जो गुलाम इसाक खान ने करवाए थे, और उस वक्त जो है निगरान वज़ीर गुलाम मुस्तफा जितोई थे, तो उस वक्त भी धांधली हुई थी। और लेकिन जब सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए तो वो मामला ही पलट गया, यानी कि जो मेजॉरिटी पार्टी थी पीपल्स पार्टी, उसको सेकंड नंबर की पार्टी बनाया गया और उसको इक़्तिदार से दूर रखा गया, अमलन उसको इक़्तिदार से दूर रखा गया। अब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी को बाद अजला में वाइप आउट किया गया। अब देखना यह है कि वो कहाँ आगे बढ़ती है, कौन सी पोजीशन अख्तियार करती है। PMLN के बारे में ये तासुर बढ़ा है कि वो नए लाडला प्लस के तौर पर सामने आए हैं, तो अब इस तासुर के साथ वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उनके अपने दाखिली इंतशार जो है अब खुल कर आया है कि इतनी बड़ी मीटिंग हो रही थी तो उसमें लग रहा था कि टिकटों की तकसीम पर मसाइल खड़े हो गए हैं। PTI के लिए मैदान खुला नहीं है। IPP PTI का जो रिएक्शन है उसमें बनी हुई पार्टी है, उसको देखते हैं कि कितना वो मिलता है। लेकिन पंजाब का मैंडेट मुनकसिम होगा और ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये जो दावे किए जा रहे हैं कि 100 सीटें ले लेंगे, जो 100 सीटों का दावा कर रहे हैं, अगर वो 40 और 50 के दरमियान सीटें भी हासिल कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे ये तो सरे दस्त नजर नहीं आ रहा है। तो अब आगे देखते हैं जी। अच्छा, ये फरमाइएगा, आपको लग रहा है नज़ीर लगारी साहब कि IPP जो है वो अब एक ऑपोजिशन के तौर पर, वाज़े ऑपोजिशन के तौर पर, अगर हुकूमत के तौर पर नहीं आती तो क्या वाज़े ऑपोजिशन के तौर पर हमें नजर आएगी पंजाब में? देखिए, उनके पास उम्मीदवार तो बड़े हैं। अभी मैंने उनकी उम्मीदवारों की फहरिस्त देखी है जो रावलपिंडी से कंटेस्ट कर रहे हैं और जो दीगर हलकों से कंटेस्ट कर रहे हैं। उम्मीदवार ताकतवर हैं और उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन बहुत से मसाइल भी उसकी वजह से पैदा हुए। देखना यह है कि वो क्या करते हैं। और इसके ऊपर जो एंटी
प्रो इमरान खान वोट है वो रिएक्ट करेगा, उनके खिलाफ जाकर वोट कास्ट करने के लिए वो बढ़ेगा, किसी भी तरफ जाकर वोट देगा, ये हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कुछ सीटें लेने में कामयाब हो जाए, लेकिन पंजाब के मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर आना जो है ये एक बड़ा सवाल निशान होगा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आती है या नहीं आती है। लेकिन ये बड़ी पार्टियों के साथ साथ हो सकती है, लेकिन कदरे पीछे होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पर वो एक स्वीप करने की पोजीशन में हो। यानी सियासी हैसियत वो जरूर अपनी एक इम्पैक्ट जरूर आने वाले इंतखाबात के अंदर उनका मौजूद है, बड़ा इम्पैक्ट होगा जी। बड़े इलेक्टेबल। बिल्कुल शहजाद साहब, आप ये फरमाइएगा, पीपल्स पार्टी का हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक वो मुतहर्रिक हैं बलूचिस्तान के हवाले से, और काफ़ी लोगों को वो मुतमईन भी कर पाए हैं कि वो उनके साथ शामिल हो जाएं, और वो हो भी गए हैं। फिर KPK में देख रहे हैं, वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी काफ़ी एक्टिव है आने वाले इंतखाबात को लेकर। पंजाब में कोई एक्टिविटी उस तरह की नज़र नहीं आ रही जिस तरह की बाकी सूबों के अंदर है, सिंध या KPK या बलूचिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाहिद वफाकी जमात है, तो वफाक पूरा पाकिस्तान है। उसमें GB भी है, उसमें आज़ाद कश्मीर भी है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, और सिंध में तो सेल्फ आगे कराची। तो इतनी सारी चीजों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अपने मुस्तकिल जब से ये इलेक्शन की हम ही तो डिमांड कर रहे थे इलेक्शन की, इस मुद्दत की, शेड्यूल की, वो अल्हम्दुलिल्लाह शेड्यूल आ गया। पॉलिटिकल हीट जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है। तो अब खैबर पख्तूनख्वा बहुत बाकमाल, बहुत कामयाब दौरा किया चेयरमैन ने। आवाज एको कर रही है सिर्फ। जी शहजाद साहब, कंटिन्यू कीजिएगा जी, आपको आवाज आ रही है? अच्छा जी। तो वो बहुत कामयाब दौरा खैबर पख्तूनख्वा का किया चेयरमैन साहब ने। बलूचिस्तान में हमारी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। दो चीजें होती हैं, एक तो ये है कि किसी और सियासी जमात का कोई पॉलिटिकल वर्कर आपकी हमारी जमात को तस्लीम करके उसमें शमूलियत इख्तियार करता है। दिस इज द वन पार्ट ऑफ ग्रोथ। एंड द सेकंड इज कि कोई और सियासी जमात आपके साथ इल्हाक में आ जाती है। तो हमारे दोनों प्रोसीजर्स, पॉलिटिकल प्रोसीजर्स चल रहे हैं जो कि हर सियासी जमात का हक है। अब चेयरमैन साहब पंजाब में, सेंट्रल पंजाब, और वो भी गुजरांवाला में, जहां पे मुस्लिम लीग नवाज का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वो किला अपना तसव्वुर करते थे, चेयरमैन वहां पर आए हैं। बेहतरीन वहां पे वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है, उसकी एनर्जी बड़ी डिफरेंट थी। अब चेयरमैन ने लाहौर में कागज जमा कराए। जी बिल्कुल। NA 127। हम अब आर नेक्स्ट फोकस इज डेफिनेटली पंजाब। हम बाकी जगहों पे, बाकी सूबों में रिस्पेक्टेबली सिक्योर, हर जमात ने हिस्सा लेने, हर सूबे के अलग पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, अलायंसेस हैं, अहमियतें हैं यकीनन हर जमात की। तो वहां पे हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को पॉलिटिकली काफी सिक्योर करके अब हम पंजाब में एंटर हुए। और पंजाब में लगाई साहब ने बड़ी मुनासिब से टाइम में बड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री और हमें कर्टेल करने पे और बाकी जमातों, सारी जमातों के हवाले से रोशनी डाली। मैं यही कहूंगा कि पाबंदियां ना लगाई जाए। अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाहे तो हमारे साइज का तयन अवाम करे पूरे मुल्क में, बिलखसूस सूबा पंजाब में, अदरवाइज ना किया जाए। साहब, आप पर भी पाबंदियां हैं कि लोग आपकी पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और उनको रोका जा रहा है। तहफ्फुज़ात आपके भी हैं, PTI के तो हैं ही हैं। सर मैंने तो ये जो अपना जुमला बोला कि अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाहे, कोई हमारे नजरिए के साथ मुताबिकत रख के हमारे नौजवान चेयरमैन की पॉलिटिकल विजडम को और स्टेट्समैनशिप को तस्लीम करके, तो अगर हमारे साथ मिलना चाहे और इलेक्शन के प्रोसीजर में आना चाहे, तो फिर हम ये नहीं कहते कि फलाना हमें दे दे। हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई ख्वाहिशमंद हो, मुताबिकत रखे, तो फिर उसको ब्लॉक ना हो, किसी जमात के लिए भी ना हो।
मैं चूंकि अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूं, तो मैं अपना इसमें व्यू पॉइंट जरूर दूंगा। तो चीजें, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह से ये नंबर गेम बयान की जा रही है, ये ऐसे निकलेंगे। ठीक है, ये यानी सरप्राइजेस आपको हो लगता है कि सकते कुछ हैं। सरप्राइज पीपल्स पार्टी जो है पर उम्मीद है कि आप देगी। लगारी साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरह अभी बात करें शहजाद साहब के, कुछ इनकी पार्टी में भी लोग शामिल होना चाह रहे हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनको रोका जा रहा है। अब पीटीआई के हवाले से जहाँ पर बात की आपने भी, तो ये पीटीआई के हवाले से ये फरमाइएगा, क्या बल्ले का निशान उनको वापस मिल जाएगा? और दूसरा ये कि क्या पीपल्स पार्टी अगर आज़ाद हैसियत में भी उनके जो कारकुनान हैं, उनके जो रहनुमा है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या इम्पैक्ट डाल पाएंगे? क्या वो अक्सरियत ले पाएंगे? क्या वोट उस तरह ले पाएंगे आज़ाद हैसियत में? नहीं है, ये 2024 है। पहली बात ये कि जिस तरह से वो बहुत लाडले बनाकर लाए गए थे, जिस तरह तमाम लोगों को हटा दिया गया था, जिस तरह से नवाज शरीफ को सजा देकर जेल भेज दिया गया था, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी को रोक लिया गया था, पहले जो है वो कोर्ट सफदर पर रोका गया, फिर उसके बाद उच्च में रोक दिया गया और कहा कि वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बल्कि वहाँ चेन्नई कोर्ट पर रोका गया था और वो उच्च की तरफ नहीं जा पा रहे थे और वो उनके लिए रास्ते रोके गए थे। फिर उनके लिए फ्लाइट पर सफर करना जो है नामुमकिन बना दिया गया था कि वो किसी फ्लाइट पर सफर नहीं कर सकते। तो ये गुज़श्ता इलेक्शन में बहुत ज्यादा सहूलत कार्य की गई थी इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए। अब वो सूरत हाल नहीं है, अब उनके लिए मुश्किलात का वक्त है और मुश्किलात में से गुजर रहे हैं। और वो पाकिस्तान को, जब से ये सूरत हाल उनका आया है, बहुत बुरा फेज था जो उनका हुकूमत का फेज था, वो सियासत के लिए, सियासी अमल के लिए, सियासी लोगों के लिए बहुत बुरा था। लेकिन उनका जो मौजूदा फेज है, जो हुकूमत से हटने के बाद, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की यकजहती के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, पाकिस्तान के आइन की हुक्मरानी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। लेकिन उसके बावजूद उनके एक पास सियासी स्पेस है। ये नहीं कह सकते हैं कि जनाब उनको वोटर क्या वोट देता है, क्या वोट नहीं देता है। अगर बल्ले का निशान नहीं है और अगर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हैसियतों में लड़ते हैं, अगर वो अपने अब अपना कोई वो पार्टी का वो भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? क्या उनकी सूरत हाल होगी? ये सूरत हाल अफसोसनाक है, लेकिन ये सूरत हाल उनके अपनी पैदा करता है। उन्होंने अपने लिए ये फैसला किया है। गैर सियासी, मुसलसल गैर सियासी फैसले करने का नतीजा ये निकला है। वो समझ रहे हैं कि हम बहुत पॉपुलर हैं, लोग पीछे छूट देते हैं इन चीजों को। और अगर किसी के पास प्रोग्राम हो तो भी, जुल्फकार भुट्टो को फांसी दे दी गई, लेकिन वो अब भी इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं और हर इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं और अपने होने का सबूत देते हैं और वो बताते हैं कि जी मैं मौजूद हूँ इलेक्शन के अंदर। वो सूरत हाल अब किसी और के लिए नहीं रही है। अच्छा, लगारी साहब, ये फरमाइएगा, आपको लगता है कि अगर पीटीआई के रहनुमा टिकट्स पे वोट ले लेते हैं और अपनी एक सियासी हैसियत बरकरार रख पाते हैं, तो फिर वो एक बेहतर पोजीशन में होंगे कि वो इस सियासी सूरत हाल में जिसका वो शिकार हैं, उसमें कोई बारगेन वाली ऑप्शन लाएं अगली हुकूमत जब आती है, तो उसके अंदर इल्हाक के लिए या किसी भी सूरत हाल के लिए? भाईजान, बात यह है कि अब आज की दुनिया में अगर कोई फाशिस्ट रवैया अख्तियार करे तो उनके लिए कौन सा स्पेस मौजूद होता है? ये किसी से बात करने को तैयार नहीं है। ये डायरेक्ट ये कहते हैं कि जी हमें बरह रास्त किसी अमल के बगैर इक़्तिदार दे दो। ये यहाँ पर खड़े होते हैं और फिर ये कि हम सबको कुचल देंगे और किसी को आने नहीं देंगे, हम किसी के पास स्पेस नहीं छोड़ेंगे, हम वो और सारी चीजें छोड़े। सियासी मुखालफिन के साथ इन्होंने जो किया सो किया। इन्होंने क्या किया है? मुल्क के सिक्योरिटी इदारे के साथ चढ़ाई कर दी और बाकायदा हमला आवर हो गए। अब इस पोजीशन के अंदर अगर इनके पास सियासी इक़्तिदार भी हो, सियासी ताकत भी हो, तो वो मुल्क के लिए कितना फायदेमंद होंगे, कितना नुकसान देगा, ये बिल्कुल अलग बात है। मैं ये समझता हूँ कि उनका वोट बैंक है और उनका वोट बैंक जो है वो ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो इन्हीं जैसे दिमाग के लोग हैं और इतनी बड़ी तादाद नहीं है। जाहिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया में इनकी जो भी फॉलोइंग जाएगी वो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम और 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। वो चंद लाखों तक ही हैं और इतनी और लोगों को भी हो सकती है, लेकिन और लोगों के पास इतनी स्किल नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिवेट कर सकें। ये तो बड़े, इनको तो शहजादों की तरह ट्रेनिंग दी गई ना, इनको तो बादशाहों ने ट्रेनिंग दी, इनको तो बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े माहिर लोगों ने ट्रेनिंग दी थी, इसलिए ये इसी में ट्रेनिंग, इसी में इनका वो है। और ये कोई बहुत बड़ा, यानी अगर इनकी पॉपुलरिटी होती पंजाब में होती तो सिंध में कुछ ना कुछ तो होती ना। सिंध में एक भी सीट पर नहीं आ रहे
और इसी तरह से बलूचिस्तान में भी इनकी यही पोजीशन है। खैबर पख्तूनख्वा में भी ये इलेक्शन जीतने नहीं जा रहे हैं, इनका कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। इनके 3 अदवार भुगत चुके हैं, 2-3 अदवार इनके भुगत चुके हैं, बहुत बुरे तरीके से ये नाकाम हुए हैं। ठीक है। अच्छा शहजाद साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि सियासत पर जब बात हो रही है तो सियासी इत्तेहाद का आपने भी जिक्र किया था कि इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। आपके खिलाफ भी एक इत्तेहाद है जिसमें GDA है, MQM है और PMLN है, ये आपस में गुफ्तशनीद कर रहे हैं और आने वाली हुकूमत के हवाले से खुसूसी तौर पर बात की जा रही है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है पीपल्स पार्टी के लिए? सर ये सियासी तारीख के में अगर जाएं, ये तो हर दफा होता है यही वाला। इलेक्शन से पहले कम होता है ना, इसमें इलेक्शन के ज्यादा बाद ज्यादा होता है, लेकिन इस बार तो इलेक्शन से पहले हो रही है। नहीं नहीं, इलेक्शन से पहले भी होता है। और इस दफा शायद कोई एक आधी जमात ना हो, कोई कम ना हो। तो सर बात ये है कि नून लीग का NKM के साथ सियासी इत्तेहाद बिल्कुल हो गया। अब नून लीग वहां पे NKM को क्या पॉलिटिकली सपोर्ट कर सकेगी? पॉलिटिकल सपोर्ट तो इन द शेप ऑफ नंबर्स है ना, वोट्स की कि जी ये 2 UCs PMLN की हैं या कोई इस तरह से आप देख लें, ये उन्हें क्या सपोर्ट कर सकेगा? तो वो तो एक अखबार की हद तक यकीनन इट्स अ बिग न्यूज कि 2 अहम जमातों का इत्तेहाद हो गया। GDA के कुछ मेन लोग हमारे साथ ज्वाइन कर गए। MKM का एक अपना तरीकाकार है, इलेक्शन से पहले भी इलेक्शन के बाद भी। सर सिंध में बिलखसूस अर्बन सिंध में, रूरल में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत थे ही थे, अर्बन में हम बहुत मजबूत हो चुके हैं। हमारे बलदियाती इलेक्शन में इतनी वजाहत के साथ इस चीज को रजिस्टर किया है, मेहरबानी उन वोटर्स की, उन बाशऊर लोगों की कि जिन्होंने इस बात को तस्लीम करके, यंग लीडरशिप को तस्लीम करके, विजन को, आवाम की तकलीफ को महसूस करने के हवाले से, उसकी डेवलपमेंट, बेहतर हेल्थ और बाकी चीजों के हवाले से, तो उन्होंने उस चीज को तस्लीम किया, एतमाद किया। तो सर हम अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अहम चीज सर ये है कि हम अपना घर महफूज करके हम बाहर जा रहे हैं, अपने घर को डिलीवर करके हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है। तो उन जमातों के लिए इस वक्त बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है जिन्होंने सबसे पहले अपने घर में बहुत सारी चीजों को दुरुस्त करना है। ठीक है, जिन्हें अपने घर में देखिए। ठीक है। अच्छा नज़ीर लगारी साहब से मैं जरा यही जान लेता हूँ, नज़ीर लगारी साहब, क्योंकि आपको पंजाब की सियासत की हमने जहाँ पे बात की है, आपको लगता है सिंध में इस दफ़ा कोई हमें तब्दीली नज़र आएगी? क्योंकि जो पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन में जमातें हैं वो तो ये दावा करती हैं कि कराची को नहीं ठीक किया गया, सिंध को नहीं ठीक किया गया। और फिर अगर बात की जाए NA 242 की, तो ये भी एक अहम हल्का है जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, उसके अलावा मंदोखेल साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। तो आपको लगता है कि इस एक हल्के के हवाले से, क्योंकि इस एक हल्के की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि जो PMLN का और MQM का इत्तेहाद है उसके गुब्बारे में से भी हवा निकल गई है, तो आपको लगता है कि सिंध में भी कोई तब्दीली आ रही है? बात यह है कि कोई ऐसी चीज हो इस वक्त सिंध के अंदर, पीपल्स पार्टी मुखालिफ कुव्वतें जिस कदर कमजोर हैं, पूरी तारीख में इतनी कमजोर कभी भी नहीं थी इस वक्त जो कमजोर हैं। अब तो उनकी कोई पोजीशन नहीं है। GDA प्लस नून लीग प्लस MQM प्लस कोई और प्लस कोई और प्लस कोई और, कुछ नहीं होगा। हम एक एक हल्के की बात करते हैं, कराची का हल्का तो बाद में देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन यहाँ साथ चलें ठट्ठा में क्या होगा। कोई उम्मीदवार कागजात नामजदगी अगर फाइल कर चुका है अगर, तो उसकी क्या हैसियत है? फिर आगे चलते सजावल, फिर बदीन, फिर टंडो मोहम्मद खान, फिर टंडोला यार, फिर मिट्टी, फिर उमरकोट, फिर बिरपुर खान, फिर जो है अपना थरबारकर, फिर उसके बाद सांगढ़, नवाब शाह, नशोर फिरोज और खैरपुर, सखर, घोटकी, दरिया के इस तरफ आ जाए, कंबर, अपना शिकारपुर, अपना कश्मीर के बाद जो है कंटकोट, साथ में शिकारपुर के साथ लाड़काना, कंबर शहजादकोट और दादू, जाम शुरू। कोई एक यहाँ से उम्मीदवार जीतने की पोजीशन में हो तो वो बहुत ही अजीब बात होगी। 2 जो इनके ताकत और मुखालिफ उम्मीदवार हुआ करते थे, गुलाम गौस महर और अली गौहर मार, वो तो दोनों के दोनों पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। अब क्या है इनके पास?
नून लीग के पास कोई उम्मीदवार है, जिनके प्रेसिडेंट इन्होंने बनाए हैं FIA के साबिक DG हमारे दोस्त हैं, बहुत अजीज दोस्त हैं, वो किसी भी हल्के से कौंसलर के इलेक्शन में जीत सकते। इसी तरह से हमारे प्यारे दोस्त हैं निहाल हाशमी, इसी तरह से हमारे दोस्त हैं शामिल अहमद शाह, बहुत अजीज दोस्त हैं हमारे, वो कहाँ से इलेक्शन जीतेंगे, कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, वो हो गए। बाकी एमकेएम है, वो एमकेएम जाए अपने सिंध के अंदर, वो अपनी सीटें रिगेन करने की पोजीशन नहीं है जो 14 सीटें छीन कर PTI ले गई थी। अब उन सीटों पर जमात इस्लामी का एमकेएम और पीपल्स पार्टी का मुकाबला होगा। और पीपल्स पार्टी से 1970 में जो इलेक्शन छीना गया था, वो इलेक्शन पीपल्स पार्टी वापस लेने के पोजीशन में आ चुकी है। आपको शायद तो लगाई साहब फिर इस बात का अंदाजा ये हो सकता है कि वाज़े बरतरी पीपल्स पार्टी सिंध में ले लेगी, यकीनी बरतरी होगी। और विफाक की सूरत हाल के हवाले से अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी 3 सूबों के अंदर मुतहरक है, जिसमें सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है। तो आपको लगता है कि वफाकी नंबर गेम के अंदर भी ये 3 सूबे NA की सीट्स के लिए बड़े हेल्पफुल साबित होंगे पीपल्स पार्टी के लिए, जब वो वफाकी हुकूमत के लिए नंबर गेम होगी? तो अगर सराइकी बेल्ट पीपल्स पार्टी को वोट देता है, और यकीनन देगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सराइकी बेल्ट वोट देता है तो पीपल्स पार्टी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बनकर आ सकती है। नहीं तो बड़ी पार्टी में टॉप जो पोजीशन होगी उनमें ज्यादा फर्क नहीं होगा, 3-4 सीटों का फर्क होगा तो होगा, इससे ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होगा। PTI के अगर निशान मिलता है तो भी कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, इसलिए कि लीडर तो उनके जेल में है, और उसके अलावा जो कैंपेन होगी वो कैसे चलेगी, कौन चलाएगा, ये नहीं होता है कि पॉपुलरिटी की लहर जो है वो जाकर इलेक्शन जीतती है। असल में आपको ग्राउंड पर भी तो होना होता है ना, ग्राउंड पर कौन आकर ये सारा कुछ, कौन जाएगा वोटरों को लेने के लिए, कौन वोटरों को पोलिंग स्टेशन ले जाएगा, ये भी एक सूरत हाल है। तो PTI की सूरत हाल वो नहीं है जो उनने अपनी पॉपुलरिटी का सो कॉल्ड पॉपुलरिटी के तहत हासिल की है, उनकी वो पोजीशन नहीं है। अब देखना ये है कि इतनी बड़ी, जब ये उरूज पर थे, तमाम सीटें जीत रहे थे, तब भी तो ये मुल्तान में जाकर हार गए थे, और मामूली नहीं था, यानी तकरीबन 40,000 वोटों के फर्क से जो हारे थे PTI वाले। और इनके अली मूसा गिलानी, इनके अपना यूसुफ गिलानी के साहबजादे जहाँ से इलेक्शन जीते थे, तो वो तो वो सीट छीनी हुई सीट थी, और उस सीट पर जो है वो इलेक्शन जीते। तो ये सराइकी बेल्ट का मजमूई मूड यही चलेगा, और यहाँ से यहाँ इलेक्शन एक बेहतर पोजीशन होगी। क्योंकि नज़ीर लगाई साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि कोई भी पार्टी एक वाज़े मेजॉरिटी से उनको आती हुई नजर नहीं आ रही, तो फिर कौन सी ऐसी जमातें होंगी जो बड़ी करामत साबित होंगी हुकूमत साजी के लिए, किसी भी बड़ी जमात के लिए, कि वो उनके साथ इल्हाक करे और फिर हुकूमत बना ले? कौन सी, क्या MQM होगी, क्या IPP होगी, या फिर जमात इस्लामी होगी, JUIF होगी? कौन सी अहम जमातें होंगी फिर? मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी के पास अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना हो तो उसे हुकूमत साजी की तरफ नहीं जाना चाहिए, उन्हें अपोजिशन में रहना चाहिए, और हुकूमत के लिए जो पार्टियां आपस में इत्तेहाद करें लें। अगर एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बन रही हो, वसीउल बुनियाद हुकूमत बन रही हो, तो फिर बेशक चले जाए। लेकिन अगर ये जो है वो एक अरेंजमेंट किया जाता है कि चलें ये सीट वो ले लो, वो ले लो, ये होता ले लो, ये होता तुम ले लो, अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो वो एक जाल से बाहर रहना चाहिए। अगर उनकी हुकूमत बनाने की पोजीशन में खुद आ जाएं और बाद इत्तेहादियों को मिलाकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो तो करें, हुकूमत बनाएं। लेकिन अगर उनकी पोजीशन ऐसी ना हो जाए, हुकूमत ना बना सके, तो उन्हें नहीं बनानी चाहिए, हुकूमत की तरफ नहीं जाना चाहिए। शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं? लगाई साहब जैसे फरमा रहे हैं कि अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होती तो फिर पीपल्स पार्टी को हुकूमत की तरफ नहीं जाना चाहिए। सर, पीपल्स पार्टी के पास तो अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी तो भी मैं चाहूंगा कि उसको अलायंस की तरफ, और पीपल्स पार्टी प्रॉब्ली अलायंस की तरफ ही देखेगी, क्योंकि जो सिचुएशन बनी हुई है, ये सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, वो खाली बात नहीं है, वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत जरूरी अहम कॉन्सेप्ट है, आज वक्त की सबसे इंतहाई अहम जरूरत है। तो उसके लिए जो सीरियस मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज है, भले उनके साइज छोटा हो, दरमियाना हो, बड़ा हो, जो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका, मुआशी सूरत हाल, सलामती, दहशतगर्दी, इन सारी चीजों को बेतहाशा अपने जात, अपने इक्तदार और अपनी जमात से ज्यादा अहम तस्वर करती हो, उनको मिलाना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए,
हुकूमत मुशावरत के साथ होनी चाहिए, पायदारी के साथ होनी चाहिए और बेहतरी के लिए होनी चाहिए। अच्छा, यही यही तो बयानिया जो है आप ना पीएमएलएन भी अभी जो है वो अपनी तकरीरों के अंदर बता रही है कि अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती भी है तो उसके बाद भी वो इल्हाक की तरफ और सबको मिल बैठ कर लेकर चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अब पीएमएलएन का क्या लाहे अमल होगा? मज़ीद क्या कुछ पार्टीज़ के साथ उनकी गुफ्तशुनी चल रही है, मामलात चल रहे हैं इल्हाक के हवाले से? इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक ब्रेक का। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पीएमएलएन की रहनुमा सलमा भट्ट साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। सलमा साहिबा, खुश आमदीद प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा, आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा गया है कि इलेक्शन के अंदर उनका एक बयानिया होगा कि मुझे क्यों बुलाया, और तनकीद भी उनकी आपकी पार्टी पर ही है और मुकाबला भी उनका आपके ख़िलाफ़ ही है, सियासी बयानबाजी का सिलसिला जारी है। तो आप क्या समझ रही हैं कि ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर पीएमएलएन को कौन सी जमात पीएमएलएन समझती है कि उनको टफ टाइम देने जा रही है? क्या पीपल्स पार्टी या फिर आईपीपी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि जी सारी बात है, अब आपको मालूम है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब सियासी मैदान में है इस मरतबा से, और अगर आप देखें गुज़श्ता 25-26 साल की जो हिस्ट्री इस मुल्क में, इसमें एक दफ़ा ऐसा हुआ कि नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने दिया गया, और वो था 2013। इसमें नवाज शरीफ साहब 2 तिहाई अक्सरियत लेकर वज़ीर आज़म बने। और अब देखें, अब फिर वो एक अब सियासी मंजरनामे में है, और अब इस वक्त सियासत में सबसे बड़ी चॉइस जो है और सबसे बड़ी जो जिसकी तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहा है पूरा मुल्क और ये 25 करोड़ अवाम, वो एक लीडर है, उसका नाम है नवाज शरीफ। तो जारी बात है, तो इस तरह की जो और लोग हैं जो हमारे सियासी हरीफ हैं और जो दूसरी पोलिटिकल पार्टीज हैं, वो जब मध्य मुकाबले आ रही हैं, तो वो जारी बात है वो सियासत में अपनी एक वो बनाना चाहती है, जगह बनाना चाहती हैं। वो इस तरह का बयानिया देकर इस तरह की गुफ्तगू कर अपनी सियासत के अखाड़े में तवज्जो भी हासिल करना चाहती हैं, और उनको ये लगता है कि ऐसी चीजें कर वो सियासी मंजरनामे को अपनी तरफ मतवज्जो करेंगे। तो आई थिंक इस तरह की बातें बहुत सी पोलिटिकल पार्टी कर सकती हैं, इस तरह के बयान हमें सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन देखने की जरूरत यह है कि पाकिस्तान किस वक्त क्या दरकार है। पाकिस्तान को की मुआशी सूरत हाल जो है वो बहुत अक्सर हो चुकी है, और जो आम इंसान का जो 25 करोड़ अवाम के मसाइल है वो ये है कि हमें महंगाई से छुटकारा कैसे हासिल हो सकता है, हमारी रोजगार बेहतर कैसे हो सकती है, ग्रोथ रेट कैसे बढ़ सकता है, और हम किस तरह से पैसे कमा सकते हैं कि हम अपनी जिंदगियों को अच्छे तरीके से जो देते हैं ना बोथ एंड यूज कर सकें। रोटी, चीनी, आटा, दाल, अद्वियात, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली के बिल और गैस के बिल, ये सब चीजें हम किस तरह से मुमकिन बना सकते हैं। इस वक्त आम शहरी के मसाइल ये हैं, और नौकरी कैसे मिल सकती है, और तालीम याफ्ता नौजवान जो है उसकी एम्प्लॉयमेंट के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं, ये हमारे रियल टाइम इश्यूज हैं। ये हमारा फोकस है। और अच्छा सलमा भट्ट साहिबा, ये बातें जो आप कर रही हैं ये कि अवाम को क्या मसाइल हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि आपकी सीनियर क़यादत जब कोई भी तकरीर करती है, जलसे से खिताब कर रही है, तो उनके बयानिए में ये चीज़ें नहीं हैं, बल्कि उनके बयानिए में तो ये है कि इससे पहले पीटीआई के दौरे हुकूमत में क्या हुआ या उनको किस तरह लाया गया, इस पर ज़्यादा फोकस है उनका, के बजाय इसके कि तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र अवामी मसाइल क्या है। जब आप हमसे रिपीटेडली सवाल ये करेंगे कि पीटीआई के बारे में और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, तो कहीं ना कहीं इसका जवाब देना पड़ जाता है। लेकिन बहरहाल अगर आप हमारी कैंपेन उठाकर देखें, सोशल मीडिया पे देख लें, ट्विटर पे देख लें, फेसबुक पे देख लें, इंस्टा पे देख लें, और भी जो सोशल मीडिया के चैनल है उनको उठा के देखें, तो हमारा टोटल जो बयानिया वो ये कि हमने इस मुल्क को मुआशी बदहाली से कैसे निकालना है, और हमने महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, और हमने माजी में करके दिखाया और हम आइंदा भी करेंगे। और हम नवाज शरीफ जो है वो किस तरह से कौन सी उम्मीद है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हों। और नवाज शरीफ ने माजी में ये चीजें कर दिखाई है। 2013 में जब नवाज शरीफ मरे थे, यहाँ पे 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, यहाँ पे दहशतगर्दी हर गली चौराहे में होती थी, और यहाँ पर जो हमें महंगाई पर भी बहुत ज्यादा थी, हमारी ग्रोथ रेट बहुत कम थी, 3.3% से नीचे की ग्रोथ रेट। और उसको 2017 में जब नवाज शरीफ को निकाला गया तो उस वक्त वो 6% से ऊपर जा रही थी, और 7.5% जब किसी मुल्क की ग्रोथ रेट होती है तो मुआशी जो माहिरीन है उनका ख्याल है कि उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होना शुरू हो जाती है इस जगह से। तो हमारी जो प्रोजेक्टिव जो ग्रोथ रेट है जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था वो 7% था अगले साल के लिए।
जिसका मतलब है कि अगर वो तसलसल बरकरार रहता, जो विजन मुआशी विजन नवाज शरीफ ने दिया था, तो आज हम बेरोजगारों की लिस्ट में नहीं खड़े होते, हम तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में खड़े होते और हम बहुत आगे जा चुके थे। शायद अगर हम 10 ग्रोथ रेट, हम आज इंडिया और बांग्लादेश अपने जो हमारे हमसाया ममालिक है, रीजन के ममालिक है, उनके मद्दे मुकाबिल खड़े होते। आज देखिए हमारे जो है हमारे यहाँ कर्जों के अंबार लगे हुए हैं और हमारे हमसाया ममालिक में रिजर्व के अंबार लगे हुए हैं। आज उनके ग्रोथ रेट देखें और हमारा ग्रोथ रेट देखें, तो ये सारा जो है हमें इसको सोचने की जरूरत है कि मुल्क को क्या जरूरत है। मुझे एज पॉलिटिकल, मैं अगर पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल पार्टी में, या हमारा ये फोकस नहीं है और ना होना चाहिए कि जी उसने क्या कह दिया तो उसने क्या कह दिया। इस मुल्क को इस वक्त जरूरत है, हमारी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। ठीक है। तो अब आप अगर हमारा कोई भी बयानिया उठा के मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ का देखते हैं, तो उनका फोकस बार बार इस बात पर है कि हमने मईशत। अच्छा सलमा साहब, आपको लगता है कि अब क्या समझती हैं कि अगर पीएमएलएन अब सियासत में जब आगे चलती है और नवाज शरीफ साहब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो वो पैरेलल लेकर चलेंगे जो मसाइल आप बयान कर रही हैं अवामी और एहतसाब को, और या फिर सबको मिल बैठने की दावत देंगे और फिर पिछली जितनी भी दूरियां या इख्तलाफात थे उसको भुलाएंगे पीटीआई समेत और कहेंगे कि एक नए दौर का आगाज करते हैं? देखें, हम कभी भी सियासी इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। और दूसरी बात यह कि इत्तेसाब क्या है, पहले हमें ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि क्या इत्तेसाब किसको कहते हैं और किसको कहना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो, हाँ जाहिर बात है, अगर इस मुल्क में कुछ मुख्तलिफ हल्कों ने और कुछ इंडिविजुअल्स ने जिनके पास ताकत थी, उन्होंने अगर उसका गलत इस्तेमाल किया और उसका नुकसान मुल्क को होगा, तो इस बात का हिसाब करना या इस बात को मंजर आम पर लाना, इसको हाईलाइट करना, मुझे बताएं इसमें कोताही क्या है, इसमें बुराई क्या है। अगर हम अपने मुल्क के इंटरेस्ट में, अवाम के इंटरेस्ट में उन इसराज का तस्करा करते हैं या उनको हाईलाइट करना चाहते हैं या इस रविश को रोकना चाहते हैं कि कोई भी उठ के आए और वो ताकत का इस्तेमाल करे और इस मुल्क को 10 साल और 15 साल पीछे धकेल दे, तो मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, आपको लगता है कि ये ज्यादती है, गलत बात है, आप इसको गलत समझते हैं? तो ये बात कहना और उसको ये नाम देना कि हम आड़े हाथों एहतसाब लेना चाहते हैं, हम पता नहीं क्या, ऐसा नहीं। हम बिल्कुल बात करते हैं कि वो मुहर्रिकात, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से इस मुल्क ने सफर किया है, वो इंडिविजुअल जिनकी इकट्ठ होने की वजह से, ग्रोहबंदी होने की वजह से इस मुल्क को नुकसान पहुंचा है, तो उस मुल्क का नुकसान बचाने के लिए अगर उनकी निशानदेही की जाए और इस चीज को रोका जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई। अच्छा शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह सलमा साहिबा कह रही हैं कि चीज़ों को अब आगे लेकर चलना होगा, तो पीपल्स पार्टी किस चीज़ पर यकीन रखती है? पीपल्स पार्टी भी क्या यही मंशूर लेकर चल रही है कि एहतसाब और बाकी चीज़ों को पैरेलल लेकर चलें, या फिर अब एक पेज पर सियासी पार्टियों को हो जाना चाहिए? मैं मोहतरमा की गुफ्तगू सुनी, उसमें मैं छोटा सा एक अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए, मुझे ग्रोथ रेट की नहीं समझ और मुझे नहीं समझ, मुझे ये पता है कि किस दौर में काश्तकार, जो कि आपके मुल्क का 60% है और आपकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है और आपके पाकिस्तान का वाहिद इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जो 2012 में ऊपर की तरफ गया था, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। तो काश्तकार किस दौर में बेहतर रहा, किस दौर में वो पसमानदगी की हद तक चला गया। हमारी तो काश्तकार का जो है इंडिकेटर, वो तो उसकी फसल अजनास के रेट हैं और इनपुट्स के रेट्स है ना। फिर दूसरा ये मुझे ये अंदाजा है कि किस दौर में जो मुलाजिम पेशा, भले सरकारी हो या वैसे मजदूर हो, उसकी तनख्वाहों में इजाफा कितना हुआ, कितना उनको उनकी सफेदपोशी का भरम रखने के लिए उस वक्त की हुकूमत ने उनकी पेंशन्स में और उनकी पेस में इजाफा किया। मुझे यकीनन उस दौर का पता है कि जब डाउन साइजिंग के मामले में मुलाजिमीन को फारिग किया गया और फारिग सिर्फ सियासी वाबस्तगी या उस वक्त की सियासी हुकूमत के वक्त में उनकी भर्तियों की वजह से उन्हें फारिग किया गया। तो मुझे उस वक्त का भी अंदाजा है कि कब कब किस किस दौर में पूरे सूबे पंजाब की मुतफिका डेवलपमेंट हुई,
या पसंदीदा किसी कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन या सूबाई दारुल खिलाफा लाहौर की डेवलपमेंट की गई। मुझे यकीनन उस दौर का पता है कि जब इंतजामिया पे की पसंदीदगी के हवाले से ब्लॉक्स बने और ब्लॉक्स बन के तो उन्होंने उस वक्त की सियासी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए अपने जायज नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल किया। और अगर मुझे पता है, मैं एक आम शहरी हूं, तो मेरा ख्याल है कि हर आम शहरी को इन सारी चीजों का पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर काश्तकार की मजबूती में बिलीव रखती है, सबका तमाम अदवार इस बात के गवाह हैं। मजदूर की उजरत में बिलीव करती है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और इजाफे के में गैर मामूली इजाफे पे बिलीव करती है। मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए गैर मामूली इजाफे पे, ताकि उसके घर की परेशानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म तो कर सके, जो कि बेतहाशा शहजाद साहब, ये मुनाफा। फरमाइएगा, आपको लगता है कि अब इन चीज़ों को जो आपने अभी जिक्र किया, इसको आगे भी पाकिस्तान में डिलीवर करने के लिए पीपल्स पार्टी को बाकी जमातों को साथ लेकर चलना होगा? सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सलाहियत है अपने नौजवान चेयरमैन की क़यादत में कि वो अकेली भी ये कर सकती है, लेकिन जब अकेली करेगी तो बाकी इन बेहतरीन कामों के लिए रोड़े अटकाए जाएंगे। तो हम उन हर्डल्स को रिमूव करने के लिए, और बाकी जमातों में हर जमात में कोई ना कोई अच्छा पॉलिटिकल विजडम कोई आवाम के लिए यकीनन है। तो अगर ये इकट्ठा एक जॉइंट विजडम हो जाएगा, कलेक्टिव विजडम हो जाएगा, तो कोई मजाइका नहीं है। तो शहजाद साहब, आपको समझता है कि जो मुजामत की सियासत थी, जिसमें बयानिया नो डाउट नवाज शरीफ साहब का भी था और फिर पीटीआई की जानिब से भी था, तो वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला, इसका नुकसान हुआ है हमारी सियासी कल्चर को? इसका बहुत नुकसान हुआ है। उस बयानिए पे कायम रहना चाहिए था, उस बयानिए पे कायम रहना चाहिए था। अगर वो वाकई दिल से था और कमिटेड बयानिया था, तो उस बयानिए पे हमें कायम रहना चाहिए था। उससे आज अगर जिन मुतदर हलकों की गुफ्तगू अभी इन्होंने की, शायद ये गुफ्तगू कम हो जाती रहती, लेकिन शायद कम हो जाती। सवालिया निशानात अगर 7 थे तो शायद 4 रह जाते। अच्छा सलमान भट्ट साहिबा, ये क्योंकि जब हम अवामी हलकों में जाते हैं, कुछ सर्वेज देखते हैं या आम आदमी से बात करते हैं, तो उसका एक गिला भी है PMLN से और ख़ुसूसी तौर पर नवाज शरीफ साहब से कि एक बयानिया उन्होंने मुज़ाहमत का कह लें या उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो बिल्कुल उन्होंने 180 डिग्री चेंज कर दिया, दूसरी साइड पे चले गए। तो इसका नुकसान आपको नहीं लगता कि इंतखाबात में आपकी पार्टी को हो सकता है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। नवाज शरीफ साहब ने एक दिन भी अपने बयानिए से नहीं हटे। नवाज शरीफ साहब आज भी अपने बयानिए पे कायम है। यानी एहतसाब होगा उन लोगों का जिनका वो जिक्र करते थे? नवाज शरीफ साहब अगर अपने बयानिए पे कायम ना होते तो 8 फरवरी 2024 को शायद इलेक्शन ना हो रहा होता। ठीक है, ये इलेक्शन डिले हो रहा होता, पोस्टपोन हो रहा होता, बहुत सारी इसमें आप भी जानते कैसी किसी खराफात आई इसमें और आने की कोशिश होती रही। तो मेरा ख्याल है कि ये नवाज शरीफ साहब क्योंकि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में वापस आए, ये बहुत बड़ा अंदिया है कि जमहूरियत के लिए एक बहुत जो उनकी एफर्ट है और जमहूरियत के लिए उनकी जिद्दगी और जो जंग जिद्दोजहद है, ये उसका बहुत बड़ा एक वो पॉइंट था कि जहाँ पर आके एक माइलस्टोन अचीव हुआ और पाकिस्तान वापस पहुंचे। और तब से लेकर वो बिल्कुल, और क्या है, वोट को इज्जत दो का बयानिया क्या है? वो वोट को इज्जत आप कैसे देंगे? इलेक्शन पर आएंगे तो वोट को इज्जत देंगे ना। लेकिन सलमा साहिबा, वो नजरियाती लोग जो आपकी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहे, आज उन लोगों को भी टिकट देनी पड़ रही है जिन्होंने जो निगरान जो ख़ास तौर पर एक PDM की हुकूमत बनाने में उनकी मदद की थी और PTI की हुकूमत गिराने में उनकी मदद की थी, तो उनको भी तो टिकट देने पड़ रहे हैं। फिर उस नजरियाती वोटर का क्या, उस वोट का क्या? मेरी बात सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आज ही हमारी रिजर्व सीट की लिस्ट आई है खवातीन की, अभी मर्दों की लिस्ट की जो है उनका अभी टिकट से ऐलान होना बाकी है। और देखिए, जो होता है ना सियासी अखाड़ा, वो होता है जब इलेक्शन होता है ना, इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा उसका दारोमदार होता है कि उसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें देखनी होती है, बहुत सारे। आप देखिए 2018 में 2013 के बाद इलेक्टेबल्स जो हैं वो उनका रुझान बड़ा कम हो गया था, उनकी खासतौर से कमर टूट गई थी एक तरह से।
अगर 2018 में प्रोजेक्ट इमरान खान ना लाया जाता और 2018 में मसनूई तरीके से आरटीएस बिठाकर हुकूमतें ना बनाई जाती, पकड़ पकड़ करके और लोगों को जबरदस्ती शामिल करके, तो आपको पता है कि इलेक्टेबल्स की सियासत कितनी खत्म और मर जाती। उस वक्त इलेक्टेबल्स को दोबारा रूह फूंकी गई, उनको दोबारा जिंदा किया गया और उनकी एक अहमियत बनाई गई सियासी जगह। क्यों किया गया था? ये गलत हुआ था सियासत के साथ, जमहूरियत के साथ। और ऐसा करने के लिए क्या किया? ऐसा करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो मेच्योर पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिसमें पीएमएलएन भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, बाकी भी जो मेच्योर पॉलिटिशियन, उन सबको जेलों में डाला गया, उन सबको धकेल दिया गया, उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए क्योंकि इलेक्टेबल्स लाने थे, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना था। तो आज आप लोगों का भी इन्हिसार इलेक्टेबल्स पर है? जी नहीं, हमारा इन्हिसार उन पे नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये कि जब आप सियासी अखाड़े की पहचान और उसकी उखाड़ बुचाड़ करके 2 कदम आगे जाओ, 10 कदम पीछे ले जाए, 2 कदम आगे जाओ, 10 कदम पीछे ले जाए, फिर आप एक दिन ऑल ऑफ अ सडन बैठ के ये तज्जिया नहीं कर सकते कि आपने उनको क्यों साथ मिलाया। भाई, जो गिवन सर्कमस्टांसेस है, इनके अंदर बहुत सारी चीजें ना चाहते हुए भी हमें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। क्या करें? सियासतदान कहाँ चले जाए? सियासतदानों ने पाकिस्तान में रह के सियासत करनी है ना। सियासी पार्टियां कहाँ चली जाए? कहाँ से लोग ले आए सियासत इलेक्शनों के दिनों में? यहाँ पे स्वीडन के लोग ले आए, हम यहाँ पे हम जापान से लोग ले आए। इन्हीं जगहों पे, इसी मौजूदा लाभ में और इन्हीं हकीकतों के साथ हमने इलेक्शन लड़ना है ना। इसका आप पहले तो ये सवाल आप दिखा के लोगों को करें ना कि जिन्होंने, जो इसकी जिम्मेदार है और जिन्होंने ये पिछले 8-10 सालों में ये पूरा घंध मचाया है, आप हमें ये कह रहे हैं। सलमा साहिबा, जो मंजर कशी आपने अभी अपनी गुफ्तगू में भी की या आपकी पार्टी करती है 2018 के इंतखाबात की, कि किस तरह आप लोगों के साथ किया गया, आज वही मंजर कशी पीटीआई कर रही है और बल्कि ये कुछ उससे बढ़ के कर रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं होने दिए गए, उनको पकड़ा गया, आज भी उन पर केसेस हो रहे हैं, पकड़ दकड़ हो रही है। तो आप इसकी मजम्मत करती हैं, आपकी पार्टी करती है? मुझे एक बात बताएं, आप पीटीआई की आज की सूरत हाल का हमारी सूरत हाल से कैसे मुआवजा करते हैं? पीएमएलएन ने 9 मई की थी, मुझे बताएं। नहीं, जो लोग 9 मई में मुलव्विस नहीं हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, जो लोग 9 मई में मुलव्विस नहीं हैं, उनको तो इलेक्शन में कंटेस्ट करने का पूरा मौका है ना। आप मुझे पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन की बात करें ना, या तो फिर आप मुझे इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल। खलीफ अब्बासी का क्या कसूर था उसके इलेक्शन? तलाल चौधरी का क्या कसूर था? दानिया अजीज का क्या कसूर था? इन लोगों के क्या कसूर थे जिनको पकड़ के नाअहल कर दिया, इलेक्शन ही लड़ने दिए गए? कौन से कितने पेपर नामजदगी हमारे नहीं वापस हुए थे? हमारे लोगों ने टिकटें वापस की हमें आके 2018 में, हमें कहा जाता है कि टिकटें वापस करके, और वो वापस करके उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा। क्यों नहीं हुआ ये सारा कुछ? अच्छा शहजाद साहब, मैं बिल्कुल, शहजाद साहब, आपको लगता है जो मंजर कशी 2018 की पीएमएलएन करती थी आज पीटीआई वही कर रही है? आपको मुमासलत लगती है दोनों चीजों में? सर, शुक्र है कि हमने किसी को सियासी तशद्दुद का वो नहीं निशाना बनाया हुआ। हमारे दौर में किसी भी केसेस नहीं हुए। हमारे दौर में इस तरह की कोई भी मर्थ लेंगे या किरदार कुशी नहीं की गई। तो हमारे लिए तो वैसे ही एक बड़ी अजीब सी बात लगती है कि ये ऐसे भी है, लेकिन अब चूंकि इतना ज्यादा मुकाम पा चुका है ये सियासी तशद्दुद और ये सारा कुछ, तो इसलिए तकलीफ दे है, ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जी सियासी इलाक होते रहते हैं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी के साथ सियासी इलाक नहीं किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पंजाब में हमें तवक्को थी कि पीएमएलएन एक बड़ी सियासी जमात है, पंजाब में इनका असर रसूख है, इनको चाहिए था, मतलब ये इनकी जमात का फैसला है, इनके कायद का फैसला है। मैं बेसिकली पॉलिटिकल वर्कर, इनको चाहिए था कि इनको तो यहाँ पे हर सीट पे उम्मीदवार थे, हर सीट पे 30-40 साल पुराने टेस्टेड एंड प्रूवन उम्मीदवार थे, कमिटेड थे। उनकी कुर्बानी दे के इनको इल्हाक इत्तेहाद किसी और के साथ नहीं करना चाहिए, किसी और सूबे में करना। यानी आपको लगता है कि उनके नजरियाती जो कैंडिडेट्स थे उनके साथ जाती हुई है? आई फील सैड फॉर देम। बहुत सारी जगह है, 20-25 सीटों पे इनकी जाके, तो अगर अभी तो टिकट जब अनाउंस हो गए तो मजीद पदार्थ हो जाएगी। 20-25 सीटें मुतवक्को हैं कि जहाँ पे जाके इनके अपने नजरियाती जो उनसे लोग थे, जो कि डाई हार्ड लॉयलिस्ट हैं, यानी सियासी जमातों के दरमियान इल्हाक इससे कबल भी हुए हैं, अब भी हो रहे हैं, और जब इंतखाबात हो जाएंगे
तो उसके बाद हमें वाज़े तौर पर हुकूमत साजी के लिए होते हुए नज़र भी आएंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हर दौर की तरह ये सियासी इल्हाक सिर्फ शख्सी फ़ायदे या जमाती फ़ायदे के लिए ना हो, बल्कि अवामी फ़ायदे के लिए हो। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।